नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ टेक हैक्स में। आपका टेक हैक्स में बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और हम शुरू करने वाले डिजिटल फॉरेंसिक की सीरीज़ अगेन, जहाँ से हमने खत्म किया था लास्ट पार्ट जो हमारा था, जहाँ पे हमने कोर्स को खत्म किया था। कोर्स नहीं, बेसिकली हमने एक ओएस को पढ़ के खत्म किया था। तो आज हम बात करने वाले हैं मैक ओएस फॉरेंसिक्स के बारे में। मैक ओएस फॉरेंसिक्स के बारे में सब कुछ जानेंगे, इन डेप्थ पढ़ेंगे मैक ओएस फॉरेंसिक्स। तो आज का टेबल ऑफ कंटेंट आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। पहले पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन टू मैक ओएस फॉरेंसिक्स, फिर पढ़ेंगे मैक ओएस का आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, फिर फाइल सिस्टम के बारे में जानेंगे, फिर हम बात करेंगे एड्रेसिंग एंड वर्चुअल मेमोरी इन मैक ओएस, फिर हम बात करेंगे मैक ओएस मेमोरी एक्विजिशन टूल्स, फिर कर्नल की बात करेंगे, फिर बीएसडी एंड कर्नल स्लेयर की बात करेंगे, मैच कर्नल स्लेयर्स, और इन डेप्थ कर्नल एड्रेस स्पेस लेआउट के बारे में जानेंगे, फिर प्रोसेस एड्रेस स्पेस के बारे में जानेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट में जो हमारा रहने वाला ये रहेगा नेक्स्ट वीडियो का कंटेंट। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अपना मैक ओएस फॉरेंसिक स्टार्ट होता है। लास्ट हमने यहाँ पे खत्म किया था फॉरेंसिक आर्टिफैक्ट्स के ऊपर लिनक्स फॉरेंसिक्स के अंदर। तो मैक ओएस फॉरेंसिक्स क्या है? बेसिकली मैक एक क्या है? मैक कंप्यूटर है, एक पॉपुलर कंप्यूटर सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, जो लाइक फोटोग्राफी, म्यूजिक प्रोडक्शन, वीडियो एडिटिंग एंड वेब डेवलपमेंट का काम करते हैं। वो लोग मैक ज़्यादातर यूज करते हैं। और दे कम विद सीरी एप्पल वॉइस असिस्टेंट। सीरी एक बहुत ही अच्छा वॉइस असिस्टेंट है एप्पल के अंदर, जो आपको पता ही होगा कि अगर आप एप्पल फोन यूज कर रहे हो, मैक फोन यूज कर रहे हो, सॉरी एप्पल का फोन यूज कर रहे हो, तो आपको पता होगा उसमें एक सीरी नाम का वॉइस असिस्टेंट आता है जो काफी हेल्पफुल होता है, एआई बेस्ड है। ओके, और फिर हम हार्डवेयर ओवरव्यू की बात करें। मैक आर नोन फॉर हायर क्वालिटी हार्डवेयर, बिकॉज मैक का हार्डवेयर बहुत ही ज़्यादा हायर क्वालिटी में आता है, इसलिए बोलते हैं कि भाई यहाँ पे रिस्क कम होती है रेदर देन एंड्रॉइड। बिकॉज हम एंड्रॉइड और मैक ओएस मैक की बात करें तो लोग मैक ज़्यादा चूज करते हैं क्योंकि मैक की सिक्योरिटी लेवल थोड़ा सा हाई रहता है। दे यूज़ फास्ट एसएसडी, मैक में जो है एसएसडी यूज़ होती है एसडीडी की जगह, जहाँ पे हम हार्ड डिस्क यूज़ नहीं करते। और एसएसडी जो होती है वो बेसिकली क्या होता है कि बहुत ही फास्ट होती है और बहुत ही ज़्यादा फास्ट वर्क करती है, एंड हैव पावरफुल प्रोसेसर एडवांस कंपोनेंट्स विच मेक देम रिलायबल एंड फास्ट। तो इसके कंपोनेंट्स और इसके हार्डवेयर और जो होते हैं ये काफ़ी फास्ट प्रोसेस वर्क करते हैं रेदर देन विंडोज़। और मार्केट ग्रोथ की बात करें, इवन थ्रू एप्पल मैक कंप्यूटर स्टार्टेड विद ए स्मॉल मार्केट शेयर। जब मैक जो स्टार्ट हुआ था वो यार बहुत पहले एक बहुत ही स्मॉल मार्केट शेयर के साथ स्टार्ट हुआ था। फिर उन्होंने धीरे धीरे काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद मैक का काफ़ी कुछ बड़ा नाम हो गया यार, बहुत पॉपुलर हो गया मैक, दुनिया में हर कोई मैक लेने लगा, एप्पल के फ़ोन यूज़ करने लगा, तो ऐसे ऐसे चीज़ें बनने लगी। और इसका जो दिस थैंक्स टू डेडिकेटेड फैंस एंड टेक इंथुसिस्ट हु अप्रिशिएट देयर परफॉर्मेंस एंड फीचर्स। उसके बाद बात करते हैं मैक ओएस एक्स वर्सेस ओएस एक्स वर्सेस मैक ओएस। तो मैक ओएस एक्स क्या है? इंट्रोडक्शन। मैक ओएस एक्स वाज इंट्रोड्यूस वाज एज द 10th वर्जन ऑफ एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम। द एक्स स्टैंड फॉर 10 एंड शोइंग इट वाज ए मेजर अपडेट फ्रॉम प्रीवियस वर्जन। तो एक मैक ओएस एक्स जो था पहले, इसका एक्स स्टैंड करता है 10 के लिए। कोर एंड फीचर्स की बात करें, इट वाज बिल्ट ऑन टेक्नोलॉजी फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेप ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूज ड्राइंग एंड ओपन सोर्स से मैक भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। इट केम विद न्यू एप्लीकेशंस लाइक आईट्यून्स एंड ग्रेज ब्रांड एंड एडेड ऑनलाइन फीचर्स सच एज आई क्लाउड। तो आईट्यून्स आपको बेसिकली पता ही होगा, अगर आप मैक ओएस को फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हो तो फैक्ट्री रीसेट के लिए आपको विंडोज़ या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से उस फोन को कनेक्ट करना ही होगा, एप्पल के फोन को, और आईट्यून्स से ही वो रीसेट हो सकता है। और इसके ऑनलाइन सर्विसेज जैसे कि आई क्लाउड जो है, इसका एक बहुत ही पावरफुल फीचर है जो क्लाउड फीचर है स्टोरिंग के लिए। दिस वर्जन मेड द सिस्टम मोर स्टेबल एंड रिलायबल बाय अलाउंग इट टू रन मल्टीपल एप्लीकेशन एट वंस विदाउट प्रॉब्लम। और ये फीचर्स जो है वो बहुत सारी एप्लीकेशन को साथ रन करने में हेल्प करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम फेस किए बिना। और OS X आता है इसके बाद, रीब्रांडिंग होती है इसकी इन 2012। एप्पल रीनेम करता है मैक OS X टू OS X को इसमें रीनेम करता है। दिस वर्जन हैड ए फ्रेश न्यू लुक विद वाइब्रेंट कलर, सिंपल बटन्स एंड क्लीन फ्लैट डिजाइंस। फिर हम बात करते हैं मैक OS लेटेस्ट रिवॉल्यूशन इन 2016। एप्पल रीब्रांडेड OS X टू मैक OS, इन्होंने फिर रीब्रांड किया और मैच द नेम ऑफ इट्स अदर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक iOS, वॉच OS एंड टीवी OS, जो एप्पल की टीवी आती है। द वर्जन ब्राउट न्यू फीचर लाइक सीरी, इम्प्रूव स्टोरेज मैनेजमेंट, स्टोरेज का मैनेजमेंट जो है वो इम्प्रूव हुआ, better integration हुआ with iPhones and Apple watches. It also introduced a new file system called APFS. एप्पल का जो ये फाइल सिस्टम है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, which replace the old HFS फाइल सिस्टम प्लस offering the better performance and reliability. अभी जो एप्पल में फाइल सिस्टम होते हैं वो APFS यूज होते हैं, पहले जो हो रहे थे HFS यूज हो रहे थे। फिर हम बात करते हैं कोर फीचर्स की इसकी। मैक ओएस में कोर सर्विस लेयर्स क्या क्या है। एक मिनट दोस्तों, पीडी में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, कुछ टैब्स ऊपर नीचे हो गई थी, वो मैंने वापस सही कर ली है। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है मैक ओएस आर्किटेक्चर एंड डिजाइन। तो हम मैक ओएस आर्किटेक्चर एंड डिजाइन के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली है क्या, कैसे वर्क होता है इसमें। जो आर्किटेक्चर ऑफ मैक ओएस इज स्ट्रक्चर इनटू मल्टीपल लेयर्स दैट वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शनलिटी। इसके जो लेयर्स है कुछ, यहाँ पे 5 लेयर्स की बात होने वाली है। यूजर इंटरफेस लेयर, फिर हम बात करेंगे एप्लीकेशन लेयर, फिर आएगी हमारी कोर सर्विस लेयर, फिर हम बात करेंगे कोर ओएस लेयर, फिर हार्डवेयर एप्लीकेशन एब्स्ट्रैक्शन लेयर। ओके, तो इन लेयर्स के बारे में हम बात करेंगे। ये एप्पल में
मेन लेयर्स होती है, एप्पल इन लेयर्स के ऊपर वर्क करता है। आप अगर इन चीज़ों को समझ लेते हो तो आपको फॉरेंसिक्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बिकॉज हमको अगर बेसिक्स पता है तो हम एडवांस लेवल तक जा सकते हैं फॉरेंसिक्स में। अगर हमको फॉरेंसिक्स में कुछ सिस्टम का बेसिक्स ही नहीं पता है तो हम कैसे उसकी फॉरेंसिक्स करेंगे, क्या हम आर्टिफैक्ट्स और एविडेंस फाइंड करेंगे। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये बेसिकली ऐसे कुछ बना हुआ है ओएस, इसमें सारी चीज़ें अगर आप ये डायग्राम पूरा समझ लेते हो अच्छे से तो मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूँ कि आप फॉरेंसिक्स में काफ़ी हद तक समझ जाओगे कि कैसे ओएस की फॉरेंसिक्स होती है। तो आपको कहीं और जाने के पढ़ने की जरूरत नहीं, बुक्स देखने की जरूरत नहीं। मैं जो कंटेंट आपको इस पीपीटी में प्रोवाइड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो बहुत ही सिलेक्टेड कंटेंट है। बहुत टाइम लगा के ये मैंने कंटेंट बनाया है, डिजाइन किया है। बहुत सारी बुक्स को रीड करने के बाद और काफ़ी चीज़ों को देखने के बाद ये कंटेंट मैंने डिजाइन किया है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप एक ही चैनल पे काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो। तो चलिए हम वापस अपने लेक्चर पे आ जाते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम मैक ओएस आर्किटेक्चर एंड डिजाइन की बात कर रहे थे। इसमें जो हमारा फर्स्ट आता है वो यूजर इंटरफेस लेयर है। तो यूजर इंटरफेस लेयर में भी तीन चीज़ें आती है। एक आता है हमारा एक्वा इंटरफेस, फिर हमारा आता है फाइंडर, फिर आता है हमारा डॉक्स। ओके, तो एक्वा इंटरफेस क्या है, दिस इज व्हाट यू सी। आपके यहाँ पे स्क्रीन पे जो देख रहे हो, लाइक आपकी एप्पल की स्क्रीन पे, लाइक आप जो देखते हो विंडोज आइकन, बटन्स एंड मेन्यू जो इंटरेक्ट करते हैं आपको मैक के साथ, वही जो होता है एक्वा इंटरफेस लेयर होता है। फिर हमारा फाइंडर्स में आ जाता है टूल्स, टूल्स यूज टू ब्राउज फाइल एंड फोल्डर्स, जो हम टूल्स यूज करते हैं फोल्डर और फाइल्स को ब्राउज करने के लिए, वो फाइंडर्स में आ जाता है। फिर हमारा डॉक्स आ जाता है। ये एक बार द बार एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन वेयर यू कैन इजीली ओपन योर फेवरेट ऐप्स, जो आपने एप्पल में देखा होगा कि एक क्विक एक्सेस मिलता है हमको फ्रीक्वेंटली यूज एप्लीकेशन का, उसी को हम डॉक्स कहते हैं। फिर हमारा हम बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर की। एप्लीकेशन लेयर में भी दो कंपोनेंट्स के आते हैं, एक होता है हमारा कोका, एक होता है हमारा कार्बन। तो कोका में क्या होता है, द मेन फ्रेमवर्क डेवलपर्स यूज टू बिल्ड मैक एप्लीकेशन। ये एक डेवलपर्स जो है एक फ्रेमवर्क है जो यूज करते हैं डेवलप करने के लिए, प्राइमरी फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशन इन मैक ओएस। बेसिकली मैं से बात करूँ तो बेसिकली ये क्या करता है, इट हेल्प्स क्रिएट ए यूजर फ्रेंडली एप्स यूजिंग ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव सी। ऑब्जेक्टिव सी लैंग्वेज आपने भी सुनी होगी। तो कोकोआ में क्या होता है कि एक डेवलपर जो होता है, डेवलपर्स को अलाउ करता है कि एक सॉफ्टवेयर, इट अलाउ डेवलपर्स टू क्रिएट सॉफ्टवेयर यूजिंग ऑब्जेक्टिव सी लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सी लैंग्वेज में, तो उनको क्रिएट करने के लिए अलाउ करता है कोको एप्लीकेशन लेयर में। फिर कार्बन क्या होता है हमारा, एन ओल्डर एपीआई यूज्ड फॉर बैकवर्ड compatibility with earlier version of Mac application। इसको मैं एक्सप्लेन करूँ सिंपल लैंग्वेज में, a framework used for older application making sure they still work in modern Macs। ये एक फ्रेमवर्क है कार्बन, एन ओल्डर एपीआई यूज्ड फॉर बैकवर्ड compatibility, जो अर्लियर वर्जन्स में भी यूज होती है अभी भी। ओके, फिर हम बात करते हैं कोर सर्विसेज लेयर की। कोर सर्विसेज लेयर में भी तीन कंपोनेंट आते हैं, कोर फाउंडेशन, सीएफ नेटवर्क एंड ग्रांड सेंट्रल डिस्पैच, जीसीडी की बात करें। फर्स्ट की हम बात करें, प्रोवाइड बेसिक टूल्स फॉर ऐप टू वर्क लाइक मैनेजिंग डेटा एंड फाइल्स। तो कोर फाउंडेशन में क्या आता है, बेसिकली बेसिक टूल्स प्रोवाइड करता है फॉर ऐप्स टू वर्क फाइल, लाइक मैनेजिंग डेटा और फाइल्स को मैनेज करने के लिए कोर फाउंडेशन के अंदर वर्क होता है। सीएफ नेटवर्क की बात करें, हैंडल्स द नेटवर्किंग पार्ट, हेल्पिंग एप्स टू कनेक्ट टू इंटरनेट। बेसिकली आपके नेटवर्किंग का जो भी काम होता है वो सीएफ नेटवर्क के अंदर आता है, कोर सर्विस लेयर के अंदर। फिर हम बात करें जीसीडी की, हेल्प द मैक यूज ऑल इट्स प्रोसेसिंग पावर इफिशिएंटली मेकिंग एप्स रन स्मूथली। तो हमारे सिस्टम में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ ना कुछ प्रोसेसर के ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, उस लेयर के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। अब जैसे कि मैं मैक की बात करूँ तो जीसीडी एक ऐसा कंपोनेंट्स है जो हेल्प करता है यार सिस्टम को इफिशिएंटली यूटिलाइज होता है सिस्टम, उसकी प्रोसेसिंग पावर बढ़ाता है, एग्जीक्यूशन टास्क बढ़ाता है, मल्टी कोर पे वर्क करने में जीसीडी जो है वो वर्क करता है बेसिकली। फिर हम बात करें कोर ओएस लेयर की, तो कोर ओएस लेयर में भी तीन कंपोनेंट्स हमारे पास आते हैं, मार्च कर्नल और बीएसडी सबसिस्टम, एक आईओ किट आता है। इन दोनों इस मार्च कर्नल और बीएसडी के बारे में हम इन डेप्थ पढ़ेंगे आगे इसी के अंदर, इसी वीडियो के अंदर। तो मार्च कर्नल में क्या होता है, ये एक मैं सीधी सी बात करूँ यार कि ये हर्ट है मैक ओएस का, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन। एमएमयू की बात करूँ, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। अगर हम मेमोरी फॉरेंसिक्स में बात करते हैं, एक मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होती है जो बहुत ही काम करती है यार, एड्रेस को ट्रांसलेशन करने का काम करती है विंडोज में। तो यहाँ पे भी एक मैच कर्नल जो होता है ये हर्ट होता है मैक ओएस का। जैसे कर्नल, तो यार कर्नल की बात करूँ तो कर्नल सबका हर्ट होता है इन द सेंस ऑफ फॉरेंसिक्स। और बात करें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की, कर्नल तो सब में होता ही है यार, कर्नल के बिना क्या ही काम होगा। तो यही है, मेमोरी को मैनेज करने में हेल्प करता है, प्रोसेसेस को मैनेज करने में हेल्प करता है। फिर हमारा आ जाता है बीएसडी सब सिस्टम, प्रोवाइड्स macOS with its unique foundation which helps it manage file and run various system commands। ये commands को यूज में ले, इसके अंदर बेसिकली कमांड्स वर्क करते हैं। प्रोवाइड यूनिक्स बेस्ड सिस्टम सर्विस एंड फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, यूनिक्स बेस्ड यानी कमांड लाइन बेस्ड, तो उसके थ्रू ये एक्सेस होता है। आईओ किट मैनेजेस द कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर डिवाइसेज एंड सॉफ्टवेयर। आईओ किट्स हमारा वही हो गया पेरिफेरल डिवाइसेज जो हम विंडोज में बोलते हैं। दिस इज अ पार्ट हेल्प द सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट विद हार्डवेयर डिवाइस लाइक प्रिंटर्स, कीबोर्ड एंड माउस एंड मोर एक्सेट्रा वी यूज इन आवर सिस्टम्स, अदर ड्राइव, एक्सटर्नल ड्राइव्स, वो सारा आईओ किट में आ जाता है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर में आती है ये हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर। तो इसमें क्या होता है, दिस लेयर इंटरेक्ट्स विद डायरेक्टली विद द हार्डवेयर मेकिंग इट पॉसिबल फॉर मैक ओएस टू सपोर्ट डिफरेंट हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन सिमलेसली। तो क्या होता है कि जब डीएमए का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, तो दिस लेयर इंटरेक्ट डायरेक्टली विद हार्डवेयर। तो यहाँ पे डीएमए का कंसेप्ट मैं क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डीएमए जो हमारे सिस्टम में था यार, डीएमए एक बहुत ही बड़ी
टर्म है कि डीएमए क्या था यार। डीएमए बेसिकली ये था कि पहले जो सिस्टम्स आते थे उनके अंदर डीएमए आता था, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। सॉरी, अभी जो डीएमए अभी आता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, पहले एक चीज आती थी जिसके थ्रू क्या होता था, कोई भी अगर सीपीयू को या प्रोसेसर को कोई भी इंस्ट्रक्शन लेना होता था तो वो पहले कर्नल के थ्रू ऐसे पास होता था, फिर सिस्टम तक जाता था। लेकिन जब से डीएमए आया तो वो सारी लेयर्स हट गई और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हो गया। प्रोसेसर को कुछ भी चाहिए तो डायरेक्ट सिस्टम से डिमांड करता है, तो वो सारी चीज़ें डायरेक्टली यूज में लेता है। तो टाइम कंज्यूमिंग जो प्रोसेस था वो हट गया डीएमए के आने से। तो यहाँ पे इसी की बात हो रही है, मैक ओएस टू सपोर्ट डिफरेंट हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन सीमलेसली। ईच ऑफ दिस लेयर कम्युनिकेट विद वन डायरेक्टली बिलो इट। जो भी लेयर्स है वो कम्युनिकेट करती है वन डायरेक्टली बिलो इट। जो इसके नीचे जो लेयर्स आती है वो वन बाय वन कम्युनिकेट करती जाती है, इंश्योरिंग दैट द यूजर कमांड्स एंड प्रोसेस इफिशिएंटली एंड इन हार्मोनी विद द अंडरलाइंग हार्डवेयर। फिर हम बात करते हैं फाइल सिस्टम की। फाइल सिस्टम जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है फॉरेंसिक्स में, क्योंकि हम जब फॉरेंसिक कर रहे होते हैं तो फाइल सिस्टम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। हम विंडोज़ का फाइल सिस्टम देख लिए, हमने लिनक्स का फाइल सिस्टम देखा, तो हम एप्पल का भी फाइल सिस्टम देखते हैं। तो एप्पल में एक फाइल सिस्टम यूज़ होता था पहले, एच एफ एस प्लस फाइल सिस्टम जो होता था पहले यूज़ होता था, लेकिन इसको रिप्लेस करके ए पी एफ एस आ गया, एप्पल फाइल सिस्टम, जो इंट्रोड्यूस विद हाई मैकओएस हाई सीरिया इन 2016। ये इंट्रोड्यूस हुआ था टू एड्रेस द नीड ऑफ मॉडर्न स्टोरेज टेक्नोलॉजीज, particularly with the SSD. It replaced older HFS plus file system, enhancing performance, reliability and security. जब ये फाइल सिस्टम आया तो काफ़ी चीज़ों में इंप्रूवमेंट देखने को मिला, काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हुई, इफिशिएंटली वर्क करने लगा सिस्टम। फिर हम बात करें की फीचर्स की, भाई एप्पल के फाइल सिस्टम के की फीचर्स क्या क्या हो जाते हैं यहाँ पे। तो की फीचर्स की बात करें, पहला जो हमारा आता है स्नैपशॉट फीचर आता है हमारा यहाँ पे की फीचर में, स्नैपशॉट्स फीचर। APFS allow for this the creation of snapshots which capture the state of the file system at a specific point in time. This feature is invaluable for forensic analysis as it enable investigator to restore data or examine the system state before change or deletion occurred. तो APFS में एक फीचर है स्नैपशॉट्स का, तो क्या वर्चुअल मशीन भी हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी हम स्नैपशॉट्स ले लेते हैं, ताकि हमको जहाँ से हमने वर्क छोड़ा था वहाँ से वो चालू है स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। तो ये फीचर APFS में है, और ये फॉरेंसिक में बहुत हेल्पफुल होता है स्नैपशॉट। जब कोई फॉरेंसिक कर रहा होता है उसी को स्नैपशॉट्स मिल गए तो वो एक्टिविटी पता लगा सकता है कि क्या एक्टिविटी हो रही थी लास्ट वर्क सिस्टम में। कॉपी ऑन राइट मेटा डेटा, दिस मैकेनिज्म इंश्योर दैट व्हेन डेटा इज मॉडिफाइड द चेंजेस डू नॉट ओवरराइट द एग्जिस्टिंग डेटा अंटिल द ऑपरेशन इज कंप्लीट। दिस मिनिमाइज द रिस्क ऑफ डेटा करप्शन, मेकिंग इट इजियर टू रिकवर प्रीवियस वर्जन ऑफ फाइल। अब डेफिनेशन ही मैंने इतनी इजी लिखी कि आपको इसका मतलब समझाने की मुझे जरूरत नहीं, आपको डेफिनेशन पढ़ के ही पता चला होगा, क्योंकि मैंने बताया ना आपको, इस कोर्स को मैंने ऐसा रखा है ना, इसकी डेफिनेशन इसकी थ्योरी मैंने कुछ बहुत ईजी लैंग्वेज में बनाई है कि आप पढ़ो और आपको समझ में आ जाए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो मैं आपको इसका मतलब भी बता ही देता हूँ। दिस मैकेनिज्म इंश्योर दैट व्हेन डेटा इज मॉडिफाई, जब कोई डेटा मॉडिफाई होता है, चेंजेस कोई भी चेंजेस डू नॉट ओवरराइट द एग्जिस्टिंग डेटा अंटिल द ऑपरेशन इज कंप्लीटेड। तो एक फीचर ये भी है कि जब कोई ऑपरेशन चल रहा होता है मैक में, वो ओवरराइट नहीं होगा जब तक वो ऑपरेशन कंप्लीट ना हो जाए। तो इसकी क्या क्या मिनिमम रिस्क जो है मिटिगेट हुई यहाँ पे, एक तो डेटा करप्शन की रिस्क जो थी वो मिटिगेट हुई, और इजियर टू रिकवर प्रीवियस वर्जन ऑफ फाइल। तो आपने कभी कभी एक चीज़ विंडोज़ में भी नोट की होगी, जब हम क्रोम पे या किसी भी ब्राउजर में वर्क कर रहे होते हैं, यहाँ पे खूब सारी टैब्स ओपन होती है हमारी, तो अपन एकदम से कई बार सिस्टम टर्न ऑफ हो जाते हैं, लाइट चली जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो हम जब वापस उसको ओपन करते हैं तो वहाँ से वो वापस रिस्टोर का ऑप्शन देता है। तो ऐसा ही कुछ ये फीचर है। क्लोनिंग इज द नेक्स्ट फीचर। Cloning is the next feature. APFS support cloning for files and directories which allow efficient duplication of data without consuming additional storage space. Forensics can leverage this feature to analyze the difference between original and cloned data. तो यार जब आप फॉरेंसिक कर रहे होते हो ना, कहीं इंटरव्यूज देते हो बड़े बड़े, तो ये एक डिफरेंस पूछा जाता है कि क्लोनिंग और इमेजिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो ये इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे, कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं, इनको हम लास्ट में पढ़ेंगे, मैं इनको बीच में नहीं ला रहा हूँ, हम पढ़ेंगे इनको लास्ट में पढ़ेंगे, जैसे स्वैप स्पेस पेज फाइल, ये सारी टर्म्स बेसिकली हम सब कवर अप करेंगे लास्ट में करेंगे। लेकिन तो यहाँ पे क्लोनिंग की बात हो रही है, तो APFS सपोर्ट क्लोनिंग फॉर फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, ये आपने डेफिनेशन देख ली, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। डेटा को डुप्लीकेशन करने में हेल्प करती है विदाउट कंज्यूमिंग एडिशनल स्टोरेज स्पेस, कोई एडिशनल इसका स्टोरेज स्पेस कंज्यूमिंग नहीं होता है, कंप्रेस होकर जो इसकी होती है क्लोनिंग हो जाती है। स्पेस शेयरिंग की बात करें हम, मल्टीपल वॉल्यूम्स कैन एग्जिस्ट विद इन ए सिंगल कंटेनर, sharing free space dynamically. This complicates traditional volume analysis since free space is not strictly allocated to single volume, requiring forensic tool to accurately access data across multiple logical drives. स्पेस शेयरिंग की बात करूं मैं यहाँ पे, मल्टीपल वॉल्यूम्स कैन एग्जिस्ट इन ए सिंगल कंटेनर, तो सिंगल कंटेनर पे खूब सारी वॉल्यूम एग्जिस्ट करती है यहाँ पे। शेयरिंग फ्री स्पेस डायनामिकली, किसी को भी कोई भी स्पेस एलोकेटेड हो जाता है। दिस इज कॉम्प्लिकेट्स ट्रेडिशनल वॉल्यूम एनालिसिस सिंस फ्री स्पेस इज नॉट स्ट्रिक्टली अलोकेटेड टू सिंगल वॉल्यूम। जब कोई फ्री स्पेस होता है तो ऐसा नहीं है कि अलोकेटेड हो गया किसी भी ड्राइव को, एप्पल के भी कुछ अपने स्टेप्स है, प्रोसेस है, तो उसमें चलता है। फुल डिस्क इंक्रिप्शन की बात करूँ अगर मैं, APFS इंक्लूड्स रोबस्ट इंक्रिप्शन ऑप्शन अलाउइंग यूजर टू चूज बिटवीन नो इंक्रिप्शन, सिंगल की इंक्रिप्शन और मल्टी की इंक्रिप्शन मॉड्यूल। And multi-key encryption enhances security, ensuring the data integrity maintained even if physical security is compromised.
तो मैं बात कर रहा हूँ AES और XTS, सॉरी AES XTS और AES CBC। तो ये दोनों मेथड्स है। AES स्टैंड करता है एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड इन डिफरेंट नोड, और CBC स्टैंड करता है साइफर ब्लॉक्स चेनिंग। तो AES CBC क्या है, कॉमनली यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन फाइल्स एंड कम्युनिकेशन ड्यू टू इट्स compatibility एंड इफेक्टिवनेस। और XTD क्या होता है, while less commonly referred to specifically in macOS documentation, it may refers to extension or specific implementation that enhance AES functionality। तो बेसिकली दोनों चीज़ें यही है, मेथड्स। आप अगर ये सारी चीज़ें लेयर्स परफेक्टली समझ जाते हो, मैंने आपको शुरू में ही बताया, ये लेयर्स अगर आप परफेक्टली समझ जाते हो तो आपको फोरेंसिक्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये AES और XTS का कंसेप्ट अभी तक समझ में नहीं आया तो मैं आपको इसको और इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है, वाइडली यूज और गुड फॉर इंक्रिप्टिंग फाइल्स एंड डेटा। इट वर्क्स बाय लिंकिंग ब्लॉक्स ऑफ डेटा टुगेदर विद एडेड सिक्योरिटीज। तो CBC में ये काम हो रहा है। तो CBC में क्या होता है कि जो लिंक ब्लॉक्स को लिंक करके उनको उनके डेटा को एक साथ ऐड करके, तो उसमें क्या होता है कि सिक्योरिटी बढ़ जाती है CBC में। और यही मैं बात करूँ XTD की, sorry XTS की, तो this might refers to newer or enhanced way to using AES। it is not as commonly about in macOS but can offer extra features। ठीक है, तो इसके और ये दोनों बेसिकली सेम है, बस दोनों का कुछ फीचर्स का फर्क है, किसी में फीचर्स कम है तो किसी में ज़्यादा है। दोनों इंक्रिप्शन मेथड्स यूज होते हैं एप्पल में। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं एड्रेसिंग एंड वर्चुअल मेमोरी इन macOS। ये मैं आपको बता दूं, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैक के अंदर मैं बात करूँ तो एड्रेस वाला, ये वर्चुअल मेमोरी वाला। तो पहले हम थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन मैक ओएस, एड्रेसिंग रेफर्स टू हाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइज एंड डिफरेंसेस मेमोरी लोकेशंस। एवरी प्रोसेस रनिंग ऑन ए सिस्टम हैज इट्स own address space, a range of memory addresses that the system uses to store and retrieve data for the data process. These addresses are logical or virtual rather than physical, meaning they don't directly correspond to actual physical memory, RAM। तो एड्रेसिंग इन मैक ओएस ये होता है कि हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइज, कैसे वो डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, मेमोरी लोकेशंस को ऑर्गेनाइज करता है, अरेंज करता है। फिर जो एड्रेस स्पेस होता है उसको जगह मिलती है, वो कम्युनिकेट करता है मेमोरी से, कोई भी प्रोसेस डिमांड करता है। तो यही एक एड्रेसिंग होती है मैक ओएस में, कि आप किसी भी मैं एड्रेसिंग की सिंपल बात करूँ तो कोई भी चीज़ को कैसे कम्युनिकेट करना और उसको कैसे एक्सेस करना, वही एड्रेसिंग का मतलब है। फिर हम बात करते हैं वर्चुअल मेमोरी इन मैक ओएस। वर्चुअल मेमोरी इन मैक ओएस अलाउ द सिस्टम टू यूज मोर मेमोरी देन इज फिजिकल अवेलेबल बाय स्वैपिंग द डेटा बिटवीन रैम एंड ए पोर्शन ऑफ द हार्ड ड्राइव कॉल्ड स्वैप स्पेस और ए पेजिंग फाइल। दिस इंश्योर दैट इवन इफ फाइल इज द फिजिकल मेमोरी इज फुल, processes can still function by temporarily offloading some data to the disk। From a forensic perspective, virtual memory is highly relevant because ये 3 पॉइंट की हम बात करेंगे यहाँ पे। पहले मैं आपको बता देता हूँ वर्चुअल मेमोरी होती क्या है। क्या होता है कि समटाइम्स रैम फुल हो जाती है, हमारा सिस्टम खूब सारे प्रोसेसर पे एक साथ वर्क कर रहा है, तो वो क्या करता है कि SSD हार्ड डिस्क में अपनी थोड़ी सी जगह बना लेता है, तो उसको हम बोलते हैं स्वैप स्पेस। स्वैप स्पेस थोड़ा सा होता है कि स्पेस यहाँ से स्वैप कर लिया, पेजिंग फाइल जो बन जाती है। तो मैं जब रैम पे कुछ ज़्यादा ही लोड पड़ने लगता है तो एक वर्चुअल में अलोकेशन हो जाता है SSD में, तो वहाँ से वो यूज़ कर लेता है थोड़ा सा, तो कंसिस्टेंटली सारे प्रोसेस एक साथ वर्क करते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट की बात करूँ मैं, यहाँ पे डेटा persistent even when application are closed, some data may remain in the virtual memory offering a snapshot of process that were running earlier। कई बार क्या होता है, सारे प्रोसेस क्लोज हो जाते हैं पर कुछ डेटा तो छूट ही जाता है वर्चुअल मेमोरी। जैसे जैसे हम लोकार्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं, लोकार्ट प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल है जो डेटा एक एक्सचेंज का प्रिंसिपल है, कि आप जब भी क्राइम सीन पे जाते हो, जब कोई क्राइम होता है तो वहाँ पे जो क्रिमिनल होता है कुछ ना कुछ एविडेंस तो पीछे छोड़ ही देता है। बाल हो गया, कुछ मिट्टी हो गई, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। ये लोकार्ट प्रिंसिपल्स में बताया जाता है। मुझे उस प्रिंसिपल का थोड़ा सा नेम याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दूंगा। तो हम कहाँ थे, हाँ, डेटा persistent। फिर हम बात करते हैं स्वैप फाइल एनालिसिस। द स्वैप फाइल वेयर अनयूज्ड मेमोरी पेजेस आर टेम्परेली स्टोर्ड कैन कंटेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज पासवर्ड, इंक्रिप्शन कीज और डेटा रिमेंट्स। इन्वेस्टिगेटिंग दिस फाइल्स कैन अनकवर क्रूशियल फॉरेंसिक एविडेंस। तो ये जो सारी फाइल्स हैं, इंक्रिप्शन की हो गई, हमारा पासवर्ड फाइल हो गई, और सेंसिटिव डेटा जो कंटेंट करती है, जैसे विंडोज में होती है सेम फाइल जो पासवर्ड कंटेंट करती है यार सिस्टम का, जैसे इसमें होती है स्वैप फाइल एनालिसिस। जब हम स्वैप फाइल को एनालिसिस करते हैं तो हमें वहाँ पे ऐसी कुछ इंक्रिप्शन की मिल सकती है, पासवर्ड मिल सकते हैं, जिनको हम डिक्रिप्ट करके काफ़ी कुछ पता लगा सकते हैं, जो टेम्परेली स्टोर होती है। अब मेमोरी आर्टिफैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे डिलीटेड और टर्मिनेटेड प्रोसेस में स्टिल लीव ट्रेसेस इन वर्चुअल मेमोरी ऑफरिंग ए टाइमलाइन ऑफ एप्लीकेशन और मालवेयर एक्टिविटी। तो क्या होता है यार, वर्चुअल मेमोरी मैंने बताया कि एसएसडी में कुछ रैम अपनी जगह बना लेती है, तो वो क्या होता है वर्चुअल मेमोरी कन्वर्ट हो जाती है। तो वहाँ पे कुछ रैम में क्या होता है कि लाइव सिस्टम की हम फॉरेंसिक करते हैं तो रैम से डेटा मिलता है अपने को। डेड फॉरेंसिक में अपने को रैम से कुछ नहीं मिलता। तो वर्चुअल मेमोरी में क्या होता है कि वो डेड में आ जाता है, तो क्योंकि वो हार्ड डिस्क में एसएसडी में कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, तो वहाँ से नहीं हटा, तो वहाँ से अपने को कुछ आर्टिफैक्ट्स मिल ही सकते हैं। फिर मैं बात करूँ कुछ टूल्स की जो एक्वाजिशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। OSX PMAM, ये एक बहुत ही अच्छा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैप्चर रॉ मेमोरी डेटा फॉर एनालिसिस, यूज फॉर एग्जामिनिंग मालवेयर एंड सिस्टम स्टेट्स इन फॉरेंसिक्स। एक टूल आपको और भी पता होगा एनालिसिस के लिए, जो डंप लिया जाता है। तो वॉलेटिलिटी एक बहुत ही अच्छा टूल है। वॉलेटिलिटी मैं आपको बताऊँ एक ऐसा टूल है जो आपको भीड़ में से अलग करता है। अब अगर आपको 50 फॉरेंसिक्स के GUI टूल आता है और एक वॉलेटिलिटी कमांड लाइन टूल आता है, तो आपको आप 1000 की भीड़ में से वो आपको एक टूल अलग कर देगा। यार कमांड लाइन टूल की बात ही कुछ और होती है, एनालिसिस वो इतना अच्छा देता है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप खुद एनालिसिस करोगे ना कभी वॉलेटिलिटी से, तो आपको पता चलेगा कि वॉलेटिलिटी टूल कितना अच्छा एनालिसिस देता है।
फिर आता है हमारा मैक मेमोरी रीडर एमएमआर। ये भी एक अच्छा टूल है, कमांड लाइन टूल है फॉर एक्वायरिंग रैम स्नैपशॉट्स, आइडियल फॉर लाइव फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। लाइव फॉरेंसिक्स के लिए अच्छा माना गया है। फिर हमारा आता है मैक मेमोराइजी, डेवलप बाय मेंडेंट। दिस टूल कैप्चर डिटेल मेमोरी डेटा इंक्लूडिंग प्रोसेस एक्टिविटी एंड नेटवर्क कनेक्शन, हेल्पफुल इन डिटेक्टिंग मालवेयर। फिर हम बात करते हैं डीडी कमांडिंग यानी डिस्क डंप, ए वर्सटाइल कमांड लाइन टूल दैट कैन बी यूज्ड फॉर कैप्चरिंग रॉ मेमोरी डंप्स ऑन मैक सिस्टम्स। फिर हमारा आ जाता है मैक क्यूजिशन, a commercial tool for both memory and disk imaging, offering comprehensive forensic data collection। तो इन टूल्स के बारे में आपको पता चलेगा, टूल्स के नाम आपको पता चल गए तो यूट्यूब पे आपको खूब सारी वीडियोस मिल जाएगी, वरना मैं तो अपलोड करने ही वाला हूँ एक एक टूल के ऊपर। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोर्स के बाद ये सारी वीडियोस टूल के ऊपर अपलोड होगी। मैंने आपको जैसे कि बताया कि मैं आपको कुछ टूल्स चला के बताऊंगा, पेड टूल्स और फ्री टूल्स, वो हम लास्ट में रखेंगे ये सारी चीज़ें। मैं अभी थ्योरी कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे कि इन सब में कैसे एनालिसिस होता है, कैसे एक्वायरिंग होती है। तो यार जुड़े रहो बस, इस कोर्स से आपको बहुत कुछ सीखने वाला है। मैं आपको फॉरेंसिक एक्सपर्ट बना के छोड़ूंगा। फिर हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग मैक ओएस मेमोरी एक्विजिशन इशू। व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिगेटिंग मैक ओएस सिस्टम इन डिजिटल फॉरेंसिक्स, कलेक्टिंग द सिस्टम मेमोरी रैम इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप, बट इट कैन ट्रिकी ड्यू टू मैक ओएस सिक्योरिटी फीचर्स। हियर सिंपल ब्रेकडाउन्स मैंने आपको यहाँ पे बताया। क्या होता है ना, जब आप मैक ओएस की रैम कैप्चर कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी फीचर्स है जो आपको रोक देते हैं, उनका टूल्स को रोक देता है कि भाई नहीं होगा। तो क्या इशूज हो सकते हैं? पहले पहले तो ये दो चीज़ पे वर्क करता है, एक हार्डवेयर बेस्ड मेमोरी एक्विजिशन होता है, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड मेमोरी एक्विजिशन होता है। तो पहले हम बात करेंगे हार्डवेयर बेस्ड मेमोरी एक्विजिशन की। तो हार्डवेयर बेस्ड मेमोरी एक्विजिशन क्या है? यू कैन यूज हार्डवेयर टूल्स लाइक फायरवेयर और थंडरबोल्ट। ये जो टूल्स है ये हार्डवेयर टूल्स है जो मैक जैसे हम यूज करते हैं, फेल्कॉन और ट्यूब्लो के डिवाइसेस यूज करते हैं एक्विजिशन के लिए, जैसे फायरवेयर और थंडरबोल्ट भी यूज होते हैं पोर्ट्स ऑन मैक टू ग्रैब मेमोरी डायरेक्टली। दिस टूल डोंट नीड एन एडमिन पासवर्ड और एक्सेस टू द सिस्टम, बट देयर आर फ्यू प्रॉब्लम्स, जैसे कि ओनली 4 GB ऑफ रैम्स कैन बी कैप्चर यूजिंग दिस टूल्स, which isn't enough for most modern Macs that have much memory. Mac from 2013 and newer use Intel VTD technology, which blocks direct memory access यानी DMA जो मैंने बताया, making it harder to capture memory this way. If file vault Mac OS encryption tool is turned on, it automatically blocks memory access when the system is logged. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती है हार्डवेयर मेमोरी एक्विजिशन जब हम करते हैं। फिर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड मेमोरी एक्विजिशन की। बिकॉज ऑफ दिस हार्डवेयर लिमिटेशन, मोस्ट इन्वेस्टिगेटर यूज सॉफ्टवेयर टूल्स टू कलेक्ट मेमोरी, बट मैक ओएस हैज इट्स ओन चैलेंजेस। मैक के भी कुछ चैलेंजेस तो खूब सारे यार, जब हम एक्विजिशन करते हैं लाइव साइट पे। तो फर्स्ट चैलेंज की मैं यहाँ पे बात करूँ तो वो है ओल्डर मैक ओएस वर्जन। यार कई जगह ये नहीं होता कि हर किसी के पास मैक का लेटेस्ट वर्जन ही मिलेगा। कई साइट्स पे जब आप एक्विजिशन के लिए जाते हो, जब कोई क्राइम हो जाता है, तो मैक में कई सारे पुराने वर्जन भी मिलते हैं। लाइक बिफोर 10.6 लेट यू डायरेक्टली एक्सेस द सिस्टम मेमोरी यूजिंग फाइल लाइक डेव मैम, बट दिस मेथड नो लॉन्गर वर्क्स इन न्यूअर वर्जन। पहले क्या होता था कि एक देव और मैम नाम की डायरेक्टरी थी, उनको हम डायरेक्ट एक्सेस करके एक्विजिशन हो जाता था। बट अभी जो नए सिस्टम आ गए वो थोड़े अपग्रेड हो गए, नई चीज़ों पर काम करते हैं, टेक्नोलॉजी तो अपग्रेड होती जा रही है। फिर हमारा दूसरा चैलेंज आता है न्यूअर मैक ओएस वर्जन रिक्वायर स्पेशल सॉफ्टवेयर टूल्स दैट लोड समथिंग कॉल्ड कर्नल एक्सटेंशन. This tool create a file that gives read-only access to the system memory, allowing investigator to capture it. But to do this, you need administrator access होना चाहिए आपके पास, और a few changes to the system security setting to load the kernel extension. यहाँ आप सिस्टम की सेटिंग के साथ कुछ चेंजेस कर दो तो आपका काम हो जाएगा। फिर की स्टेप्स फॉर कलेक्टिंग मैक ओएस मेमोरी की बात करूं यहाँ पे, द सिस्टम मस्ट बी अनलॉक। सिस्टम जो अनलॉक होना ही चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर की प्रिविलेज होनी चाहिए, चेक फॉर फायरवॉल्ट एंड बीटीडी की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है कि नहीं हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैक के एक्विजिशन होते ही नहीं, अगर लॉक सिस्टम है तो भी उनके एक्विजिशन होते हैं, लेकिन वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होता है, उनके पासवर्ड ब्रेक करने पड़ते हैं, तब कहीं जाके होते हैं। खूब सारे टूल्स और भी आते हैं जिनके थ्रू ये ब्रेक होता है, लाइक पासवर्ड भी आता है, एक बड़े बड़े टूल्स आते हैं, पेड टूल्स आते हैं, करोड़ों के टूल्स आते हैं जिनके थ्रू अनलॉक होता है, जो FSL CSFL में यूज होते हैं। फिर मैं बात करूं यहाँ पे कर्नल ASLR एंड मेमोरी एनालिसिस की बात मैं यहाँ पे करता हूँ स्टार्ट। तो ASLR स्टैंड करता है एड्रेस स्पेस लेआउट रेंडमाइजेशंस। कर्नल ASLR इज ए सिक्योरिटी टेक्निक यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम टू प्रिवेंट एक्सप्लॉइटेशंस ऑफ मेमोरी करप्शन वल्नरेबिलिटी। तो ASLR की यूज हो रहा है, एक अच्छी टेक्निक है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कि किसी भी मेमोरी करप्शन या वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट होने से रोके, बाय रैंडमाइजिंग द मेमोरी एड्रेस यूज्ड बाय कर्नल कंपोनेंट्स लाइक ड्राइवर्स एंड लाइब्रेरीज ड्यूरिंग सिस्टम स्टार्टअप। इट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट फॉर अटैकर टू प्रिडिक्ट वेयर द स्पेसिफिक कोड विल लोकेटेड इन मेमोरी। तो एसएलआर एक ऐसी टेक्निक है जो प्रिवेंट करती है वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट होने से। अगर आपके सिस्टम में कोई अटैक हो गया है तो एसएलआर वहाँ पे हेल्प करता है, अंदर कर्नल कंपोनेंट्स को मिसमैच कर देता है, या कहीं ना कहीं बोलता है भाग जाओ भाई, तुम भाग जाओ, अटैक हो रहा है, ऐसा कुछ। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में, फनी लैंग्वेज थोड़ी सा वर्क करूँ, बात करूँ, तो ऐसा कुछ होता है अंदर सिस्टम के अंदर। तो इसके कुछ की कॉन्सेप्ट्स की बात करूँ, रैंडमाइजेशन, कर्नल एएसएल रैंडमाइज द बेस एड्रेस ऑफ कर्नल मॉड्यूल। तो हम एक चीज़ रैंडमाइज से मेरे को याद आती है यहाँ पे, जब हम वाईफाई यूज़ कर रहे होते हैं तो अपने फोन में एक सेटिंग आती है कि आप रैंडम मैक एड्रेस, तो आप जब किसी वाईफाई पे कनेक्टेड हो तो वहाँ पे जो मैक एड्रेस है वो रैंडमली अवेलेबल होता है। आपका फोन एक रैंडम मैक एड्रेस देता है राउटर को अपना ओरिजिनल एड्रेस देने की जगह। तो ऐसे ही एएसएलआर क्या करता है कि रैंडमाइज द बेस एड्रेस, उसका जो एड्रेस है वो रैंडम प्रॉक्सी लगा देता है। तो सिस्टम लाइब्रेरीज स्टैक हीप रीजंस जो होते हैं उनको अटैकर्स को शो नहीं होते, रैंडमली शो होते हैं, कुछ है नहीं वो शो हो रहा है। दिस मींस दैट द एड्रेस वेयर दिस कंपोनेंट्स आर लोडेड विल चेंज इन एवरी टाइम द सिस्टम बूट्स। जब भी सिस्टम बूट होगा ये सारे चेंज होंगे बार बार। फिर हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट।
ASLR increase the difficulty of certain types of attacks such as buffer overflow because the attacker cannot reliably predict where the target code is reside in memory. जब randomize हो जाता है तो attacker नहीं predict कर पाता है ना. The type of ASLR, while user space ASLR randomize the application memory, kernel ASLR focus on kernel memory layout. Different OS version में implement varying degree of ASLR. Okay, फिर हम बात करते हैं kernel versioning. ASLR effectiveness can vary depending on the OS version and patches apply. Patches आते रहते हैं, system में update होते रहते हैं. Attacker may use information about specific information to create a target exploit. यार अटैकर क्या करता है, अटैकर को अगर किसी को टारगेट करना है तो बना लेता है कि इसको टारगेट करना है और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन एक्टिव और पैसिव गैदरिंग करने लगता है, पोर्ट स्कैनिंग करने लगता है, तो एएसएलआर वहाँ पे उसको मिटिगेट कर लेता है, भगा देता है. फिर हम बात करते हैं मेमोरी एक्विजिशन टू एनालाइज मेमोरी इन मैक ओएस इन्वायरमेंट. Forensic investigator often use tools like OSXPAM or volatility to create a memory dump. This dump capture the state of RAM including all running process and kernel modules. तो एक्विजिशन में ये पार्ट आ गया. फिर हम बात करें आइडेंटिफाइंग रैंडमाइजेशन इफेक्ट्स. व्हेन एनालाइजिंग ए मेमोरी इमेज द रैंडमाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय ASLR must taken into account. Investigator need to locate kernel module and libraries based on their randomized address rather than fix the address. तो जब इन्वेस्टिगेटर के पास आता है तो उसको भी फेस तो करना ही पड़ता है एलएसआर वाला मॉड्यूल. तो पहले देखता है रैंडम एड्रेस क्या, उसको ट्रैक करके ओरिजिनल एड्रेस तक जाने की कोशिश करता है. फाइंडिंग कर्नल कंपोनेंट्स. इन्वेस्टिगेटर कैन यूज कर्नल सिंबल्स. वॉलेटिलिटी में भी एक सिंबल टेबल यूज होने लग गई है. जो इसका वर्जन था ओल्डर वर्जन जो 2.6 था, उसमें ये सिंबल टेबल का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन अभी जो वॉलेटिलिटी आया 3 तो उसमें सिंबल टेबल का कॉन्सेप्ट है. तो मेमोरी एक्विजिशन में वॉलेटिलिटी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन आप सीखेगा जरूर, बहुत ही अच्छा टूल है, मैं बता रहा हूँ. इन्वेस्टिगेटर कैन यूज कर्नल मॉड्यूल ऑफ्टन प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ डिबगिंग सिंबल्स और सिंबल टेबल टू मैप रैंडमाइज्ड एड्रेस बैक टू नॉन फंक्शन और मॉड्यूल. दिस एड्स इन अंडरस्टैंडिंग विच पार्ट ऑफ कर्नल वे लोडेड एंड देयर लोकेशंस. तो जब वॉलेटिलिटी आप यूज़ करते हो, ये सिंबल टेबल का बेसिकली वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है, इसी की बात हो रही है यहाँ पे कि कौन सा मॉड्यूल लोड हुआ, कौन सा कैसा मॉड्यूल, वो पता लगाना बैनर ग्रैबिंग के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट है. तभी हम पता जाए कि हमें कौन सा सिंबल यूज़ करना है इन्वेस्टिगेशन के लिए. फिर टूल्स एंड टेक्निक, एक तो आ गया हमारा वॉलेटिलिटी, फिर आ गया मेमोरी फॉरेंसिक्स प्लगइन, वो भी वॉलेटिलिटी के अंदर ही आता है. कौन से प्लगइन्स वगैरह, पहले प्लगइन्स यूज़ हो रहे थे, अब सिंबल टेबल यूज़ हो रही है, दोनों को साथ में भी यूज़ कर सकते हो. फिर आता है भाई ये जो दोनों चीजें हैं ना भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन दोनों का. अब इनके बारे में जाने के इन डेप्थ. मैक ओएस कंबाइंस टू मेन कंपोनेंट्स इन इट्स कर्नल आर्किटेक्चर, द मैच माइक्रो कर्नल एंड द बीएसडी बाइक्रेली सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर. This hybrid design allow the operating system to benefit from the strengths of the both system. तो मैच कर्नल क्या होता है यार? मैच कर्नल एक जो इसका कर्नल जो वर्क कर रहा है मैं बताया आपको. माइक्रो कर्नल, इसके अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स हम उनके बारे में भी जान लेते हैं. फर्स्ट जो होता है माइक्रो कर्नल डिजाइन. मैच इज ए माइक्रो कर्नल मीनिंग इट हैंडल ओनली मोस्ट इसेंशियल फंक्शन लाइक मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, फिर हो गया हमारा प्रोसेस शेड्यूलिंग हो गया. प्रोसेस शेड्यूलिंग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या है, कैसे प्रोसेस को प्रायोरिटी दी जाती है, कैसे वर्क करता है, कैसे प्रोसेस एक लाइन फॉलो करता है, एक रो फॉलो करता है, तब कहीं जाके प्रोसेस के टास्क मिटिगेट होता है. तो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है प्रोसेस शेड्यूलिंग. अदर सर्विसेज रन इन यूजर स्पेस मेकिंग द सिस्टम मोर मॉड्यूलर एंड सिक्योर. फिर हम बात करते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की, आईपीसी. भाई आईपीसी कानून वाली आईपीसी नहीं है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन आईपीसी है. मैच प्रोवाइड ए पावरफुल आईपीसी मैकेनिज्म दैट अलाउ प्रोसेसेस टू कम्युनिकेट एंड सिंक्रोनाइज देयर एक्टिविटीज. दिस इज क्रूशियल फॉर एप्लीकेशन दैट नीड टू वर्क टुगेदर विदाउट डायरेक्टली एक्सेसिंग ईच अदर मेमोरी. भाई एक दूसरे की चीजों में घुसने से बचाती है आईपीसी. अगर मैं सीधी बात करूं, मैकेनिज्म अलाउ करता है कम्युनिकेट एंड सिंक्रोनाइजिंग देयर एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी हो रही है उनको सिंक्रोनाइज करता है, कम्युनिकेशन का बढ़ाने, कम्युनिकेशन को और पावरफुल करने में हेल्प करता है आईपीसी. फिर हमारा आ जाता है मेमोरी मैनेजमेंट. मैच मैनेजर मेमोरी यूजिंग ए वर्चुअल मेमोरी मॉड्यूल विच अलाउ मल्टीपल प्रोसेसेस टू रन विदाउट इंटरफेसिंग विच ईच अदर मेमोरी स्पेसेस. किसी के बीच में टांग अड़ाने से बचाता है. मल्टी प्रोसेस टू रन विदाउट इंटरफेसिंग विच ईच अदर मेमोरी. कोई भी प्रोसेस के बीच में घुस जाने से तो उससे बताता है, इंटरफेसिंग करने से बचाता है, बचा देता है अपने को मेमोरी मैनेजमेंट. फिर हम बात करें थ्रेड मैनेजमेंट की. मैच यूजेज लाइट वेट थ्रेड्स दैट कैन बी मैनेज इफिशिएंटली बाय द कर्नल. दिस मेक इट इजियर फॉर एप्लीकेशन टू यूटिलाइज मल्टीपल कोर एंड इंप्रूव परफॉर्मेंस. तो यहाँ पे थ्रेड्स क्या है, आपने थ्रेड्स कई जगह पढ़े होंगे. थ्रेड्स के बारे में, थ्रेड्स है क्या, कैसे वर्क करते हैं, क्यों वर्क करते हैं, कैसे इनके ये डिवाइड हो जाते हैं. तो मैं आपको थ्रेड्स का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ. तो थ्रेड्स इज अ सीक्वेंस ऑफ ए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी मैनेज इंडिपेंडेंटली बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. थ्रेड्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड अलाउ मल्टीपल टास्क टू रन सिमिल्टेनियसली विद इन ए सिंगल एप्लीकेशन. तो थ्रेड्स जो क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है ना वो कुछ छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, तो उन्हीं को हम थ्रेड्स के नाम से जानते हैं. लाइक थ्रेड्स इज लाइक ए मिनी टास्क दैट रन इनसाइड ए प्रोग्राम. एक प्रोग्राम के अंदर एक टास्क रन कर रहा है, ठीक है ठीक है, तो पेरेंट का लाइक चाइल्ड प्रोसेस वर्क कर रहे हैं, तो उनको हम थ्रेड्स कहते हैं. फिर हम बात करें पोर्टेबिलिटी की. वन ऑफ द मैच गोल्स इज टू पोर्टेबल अक्रॉस डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म व्हिच फैसिलिटेट एडेप्टेशन टू वेरियस सिस्टम्स. तो मैच बना इसीलिए कि सिस्टम इफिशिएंटली वर्क कर सके, एक पावरफुल टाइप में वर्क कर सके, उसकी सिक्योरिटी बढ़े, तो इसकी पोर्टेबिलिटी बताती है. फिर हम बात करते हैं बीएसडी की, यानी कि बेसिकली सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन. ये
तो BSD क्या है? BSD is a Unix like operating system that originated at the University of California. Berkeley. It has a greatly influenced many modern operating system including Mac OS. BSD provide a robust and stable environment for users and developers. तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ठीक है, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन जो कैलिफोर्निया में डेवलप हुआ था, बर्कली में। बस इसमें मैक में ही यूज होता है। एक स्टेबल इन्वायरमेंट होता है इसमें, एक रोबस्ट फीचर्स प्रोवाइड करते हैं इसमें डेवलपर्स के लिए, यूजर एंड डेवलपर्स के लिए। BSD में भी कुछ लेयर्स बनी यहाँ पे। फर्स्ट लेयर की मैं यहाँ पे बात करूँ, यूनिक्स लाइक इन्वायरमेंट। द BSD layers offer a familiar यूनिक्स लाइक इंटरफेस complete with a rich set of commands and utilities making it a user friendly for developers and user like। तो BSD layer offers a similar यूनिक्स लाइक, यूनिक्स का मैंने आपको बताया कमांड लाइन जो होता है, कंप्लीट रिच ऑफ सेट्स कमांड, कुछ खूब सारे कमांड्स होते हैं जो एक मैक्सिमम लिमिट तक होते हैं, यूजर फ्रेंडली होता है थोड़ा सा, डेवलपर्स और यूजर लाइक इसे यूज कर सकते हैं। सिस्टम कॉल्स, फिर हम सिस्टम कॉल्स की बात करें। सिस्टम कॉल्स भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ। सिस्टम कॉल्स, दिस लेयर प्रोवाइड ए वाइड एरे ऑफ सिस्टम कॉल्स फॉर मैनेजिंग फाइल्स, प्रोसेस एंड डिवाइसेस, इनेबलिंग एप्लीकेशन टू इंटरैक्ट इजीली विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम कॉल्स क्या होता है? जब किसी सिस्टम को कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ फाइल होती है, तो कुछ फंक्शंस होते हैं जो कॉल होता है। लाइक मुझे फाइल ओपन करनी है तो फंक्शन को कॉल करूंगा, ओपन फंक्शन को, तो वहाँ पे वो फंक्शन कॉल हो रहा है। वैसे कैसे सिस्टम कॉल्स भी होते हैं, जैसे फाइल को मैनेज करना है, या प्रोसेस को मैनेज करना है, या एप्लीकेशन को इनेबल करना है, इंटरैक्ट टू इजीली विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सिस्टम कॉल्स वहाँ पे यूज होते हैं। फिर हमारा जो आता है थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट आता है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट लेयर का ये कंपोनेंट है, यूजर स्पेस वर्सेस कर्नल स्पेस। व्हाइल द मैच कर्नल हैंडल लो लेवल फंक्शन, द BSD लेयर ऑपरेट्स मेनली इन यूजर स्पेस। यूजर स्पेस क्या होता है? जो आप वर्क करो, तो कर्नल स्पेस क्या होता है? जो हार्डवेयर लेवल पे होता है। दिस सेपरेशन इनहांस स्टेबिलिटी एंड सिंस इश्यूज इन यूजर स्पेस डोंट क्रैश द होल सिस्टम। फिर आती है हमारी नेटवर्किंग। द BSD लेयर इंक्लूड ए रोबस्ट नेटवर्किंग स्टैक दैट सपोर्ट वेरियस प्रोटोकॉल फैसिलिटेटिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन। तो नेटवर्किंग, BSD लेयर नेटवर्किंग भी यूज करती है, सपोर्ट वेरियस जो हमारे प्रोटोकॉल्स है, 65 पोर्ट्स है, जो 65,000 पोर्ट्स है हमारे पास इंडस्ट्री में। तो पोर्ट्स और प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं, याद रखना। प्रोटोकॉल्स भी खूब सारे, पोर्ट्स भी खूब सारे हैं, तो उनके ऊपर ये BSD भी वर्क करता है। फिर फाइल सिस्टम को भी सपोर्ट करता है, APFS और HFS को। फिर हम बात करते हैं कर्नल एड्रेस स्पेस लेआउट इन मैक ओएस। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यार। इस PPT में बात करूँ, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ऐसा कोई नहीं कि कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बट कुछ चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक ये कर्नल वर्नल की जो चीज़ होगी ना, ये फॉरेंसिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं मैक ओएस। द कर्नल स्पेस इज वेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम कोर फंक्शन ऑपरेट, जो मैंने आपको बताया हार्डवेयर लेवल, व्हाइल द यूजर स्पेस इज वेयर एप्लीकेशन रन, जो आप यूज करते हो। अंडरस्टैंडिंग दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज विटल फॉर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन एज इट हेल्प्स आइडेंटिफाई वेयर क्रिटिकल सिस्टम डेटा एंड फंक्शन रिसाइड। तो कर्नल एड्रेस स्पेस लेआउट इन मैक ओएस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें चार चीज़ें यहाँ पे दे रखी है: टेक्स्ट सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, हीप सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट। टेक्स्ट सेगमेंट कंटेन द एग्जीक्यूटेबल कोड, डेटा सेगमेंट होल्ड ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल्स, हीप सेगमेंट यूज फॉर डायनामिक एंड मेमोरी एलोकेशन ड्यूरिंग कर्नल ऑपरेशंस। ये मालवेयर में भी होता है, याद रखना। स्टैक सेगमेंट कंटेन फंक्शन कॉल स्टैक्स एंड लोकल वेरिएबल। ये चार जो पॉइंट है ना, हीप, डेटा, टेक्स्ट, स्टैक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत, मैं बता नहीं सकता आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मालवेयर जो बनता है ना, ये इन्हीं चीजों के अंदर घुस के आपके सिस्टम का सारा कबाड़ा कर देता है, याद रखना। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ लो। मेमोरी मैपिंग, इस सेगमेंट इज असाइंड ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ एड्रेस। फॉरेंसिक एनालिस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस मैपिंग्स टू इफेक्टिवली लोकेट एंड इंटरप्ट कर्नल डेटा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। मेमोरी मैपिंग की जो कंसेप्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेमोरी मैपिंग का कंसेप्ट क्या होता है? मेमोरी मैप होती है, सेगमेंट्स असाइन होते हैं, स्पेसिफिक रेंज ऑफ एड्रेस होते हैं जो एक रेंज तक काम करता है, उसमें मेमोरी मैप होती है। फॉरेंसिक एनालिस्ट को पता होना चाहिए क्या मेमोरी किस टाइप से मैप हो रही है जब आप फॉरेंसिक कर रहे होते हो, डेट फॉरेंसिक या लाइव फॉरेंसिक्स में। फिर हम बात करते हैं एड्रेस स्पेस लेआउट रैंडमाइजेशन यानी ASLR। Mac OS implement ASLR which randomize the starting address of kernel components as a boot at boot. This make it difficult for attacker to predict memory address and complicated forensic analysis since the layout changes with each boot. तो यहाँ पे हम इसकी अगर बात करें, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये जो दे रखा है एड्रेस स्पेस लेआउट ASLR की। Mac OS implement ALS which randomize the starting address of kernel components as a boot। जब सिस्टम बूट होता है ना, तो वहाँ पे कई सारे मॉड्यूल्स कॉल हो रहे होते हैं। तो वहाँ पे मैक क्या करता है कि कुछ रैंडम एड्रेसेस देता है पहले से, ओरिजिनल मार्क्स लगा देता है और रैंडम एड्रेस देता है। दिस मेक इट डिफिकल्ट टू अटैकर प्रिडिक्ट मेमोरी। तो मेमोरी को थोड़ा प्रिडिक्ट करने में डिफिकल्ट होता है अटैकर को, ये मैंने आपको बता ही दिया वैसे पहले। तो हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, फॉरेंसिक इम्प्लीकेशंस आइडेंटिफाइंग कर्नल कंपोनेंट्स। फॉरेंसिक इम्प्लीकेशंस क्या हो गया? पहले तो आइडेंटिफाई कर्नल कंपोनेंट को आप पहले आइडेंटिफाई करो कि आप जो सिस्टम की फॉरेंसिक कर रहे हो उसका कर्नल मॉड्यूल क्या है। Forensic investigator must know to how identify key kernel components such as process PCB, process control blocks, data structure that keep track of all processes, memory management structure, information on how memory is allocated and managed. फिर हमारा आ जाता है एनालाइजिंग मेमोरी डम्प्स। कैप्चरिंग मेमोरी फॉर एनालिसिस इज क्रूशियल। इन्वेस्टिगेटर मस्ट नेविगेट द कर्नल एड्रेस स्पेस टू एक्सट्रैक्ट रिलेवेंट डेटा अबाउट रनिंग प्रोसेसेस, ओपन फाइल्स एंड नेटवर्क कनेक्शन। अंडरस्टैंडिंग द लेआउट हेल्प्स इन पिन पॉइंटिंग सस्पिशियस एक्टिविटी। जब आप मेमोरी को एनालिसिस करते हो ना भाई, तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखनी होती है कि पहले तो फाइल सिस्टम कौन सा यूज हो रहा होता है, फिर उसके हेडर्स देखो, आप टाइमलाइन देखो, टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट, मॉडल क्या है, वर्जन क्या है, कौन सा OS है, सारी चीज़ें ये मेमोरी मैडम्स में आती है।
फिर इसमें चैलेंजेस क्या आता है, बिकॉज ASLR रैंडमाइज्ड एड्रेस इन्वेस्टिगेटर मस्ट बी एबल टू ट्रांसलेट दिस रैंडमाइज्ड एड्रेस बैक टू देयर ओरिजिनल नेम यूजिंग कर्नल सिंबल्स। तो इसको ट्रांसलेट करना होता है वापस ओरिजिनल में, जब फॉरेंसिक हो रही होती है तभी कुछ आगे काम होगा ना। सपोर्टिंग वल्नरेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग द लेआउट हेल्प्स फॉरेंसिक एनालिस्ट फाइंड वीकनेस और मैलिशियस चेंजेस इन कर्नल मेमोरी। फिर हम बात करते हैं प्रोसेस एड्रेस स्पेस इन मैक ओएस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो a process address space is a specific range of memory that a process uses while it running. Each process in macOS gets its own address space, which keeps it separate from other space. This isolation helps prevent one process from interfering with another. A process address space is a specific range. ठीक है, तो मैं इसको वापस रिपीट करने लगा था। तो क्या होता है कि ये प्रोसेस एड्रेस स्पेस एरिया ऑफ मेमोरी दैट स्पेसिफिक प्रोग्राम यूज व्हाइल इट रनिंग। एक स्पेसिफिक एरिया जब आप यूज कर रहे होते हो या रन कर रहे हो, तो इच प्रोसेस हैज इट्स ओन स्पेस विच कीप इट सेपरेट फ्रॉम अदर प्रोग्राम। तो क्या होता है कि हर एक प्रोसेस का एक अलग एरिया होता है, आइसोलेटेड इन्वायरमेंट होता है जिसमें वर्क कर रहा होता है और इंटरफेयर नहीं करता किसी और चीज़ के साथ। दिस सेपरेशन विल हेल्प प्रिवेंट वन प्रोग्राम फॉर मेसिंग विद अनदर। तो ये हेल्प करता है प्रोसेस एड्रेस स्पेस कि आप कोई प्रोग्राम रन करो उसको तो उसमें ना घुस जाए, तो वो मिसमैच हो जाता है यार, मैनिपुलेशन हो जाता है, फिर गड़बड़ा जाती है चीज़ें। चीज़ हम समझ रहे हो ना। तो फिर हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेस एड्रेस स्पेस इन मैक, तो पहला आ जाता है हमारा वर्चुअल मेमोरी जो मैंने बताई आपको। फिर हमने सेकंड बात करते हैं की कंपोनेंट्स की। चलो मैं वर्चुअल मेमोरी आपको बता देता हूँ। मैक ओएस यूजेस वर्चुअल मेमोरी व्हिच मींस दैट ईच प्रोसेस बिलीव्स इट हैज एक्सेस टू ए लार्ज कंटीन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। इन रियलिटी द वर्चुअल मेमोरी इज मैप्ड टू द फिजिकल मेमोरी इन वे दैट अलाउ एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। वही चीजें जो मैंने आपको बताई, वर्चुअल मेमोरी फिजिकल मेमोरी से मैप होती है। तो क्या होती है, कुछ चीजें एक बिहेवियर में बिलीव्स करती है कि प्रोसेस लाइक व्हिच मींस दैट ईच प्रोसेस बिलीव इट हैज एक्सेस टू लार्ज, यानी प्रोसेस को बिलीव हो जाता है कि उसके पास खूब सारी जगह है तो एक्सेस कर सकता है कंटीन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। फिर की कंपोनेंट्स की बात करूँ, वही की के कंपोनेंट्स है टेक्स्ट, डेटा, हीप, स्टैक, ये आपको हर जगह मिलेगी, आप ये अच्छे से पढ़ लो, बस ये रट लो। फिर हम बात करते हैं मेमोरी मैपिंग, वो भी हमने देख लिया मेमोरी मैपिंग क्या होती है, मैंने ऐसे पॉइंट डाला है बस कि आपको पता रहे कि इसके अंदर भी ये आता है। इंपोर्टेंस ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स, क्या इंपोर्टेंस है इन चीज़ों की। प्रोसेस आइसोलेशन, द सेपरेशन ऑफ प्रोसेस एड्रेस स्पेस हेल्प्स इंश्योर दैट वन प्रोसेस कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस टू अनदर मेमोरी। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सिक्योरिटी बट इट कैन ऑल्सो मेक फॉरेंसिक एनालिसिस मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज इन्वेस्टिगेटर नीड टू एग्जामिन ईच प्रोसेस सेपरेटली। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि यार इन्वेस्टिगेटर को क्या होता है ना, हर प्रोसेस सेपरेटली देखना पड़ता है, मल्टीपल प्रोसेस एक साथ नहीं देख सकते हम। यार अब अगर आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो, एक एक चीज़ को देखो ना, उसको बारीकी से चेक करोगे। तो फिर हम बात करते हैं एनालाइजिंग मेमोरी डंप्स। व्हेन फॉरेंसिक एनालिस्ट कैप्चर memory for a Mac OS system, they need to analyze the address space of individual process to find relevant information. This can include running processes हो गए, हमारे open files हो गए, हमारे network connections हो गए, हमारी timelines हो गई, और भी खूब सारी चीजें। फिर हम बात करते हैं understanding memory allocation. Investigator can look at how memory is allocated and deallocated in a process. Investigator को ये भी देखना पड़ता है कि memory कैसे allocated हुई थी, deallocated कैसे हुई थी। Suspicious pattern may be indicate malicious activities such as memory leaks or unauthorized memory access. Suspicious pattern को भी अपने को देखना होता है कि कोई अनऑथराइज पर्सन ने तो एक्सेस करने की ट्राई नहीं की थी, या कुछ ऐसी वेबसाइट्स या कुछ इग्निटो मोड ऐसे कुछ एक्सेस तो करने का ट्राई नहीं किया था। फिर हम बात करते हैं आइडेंटिफाइंग मैलिशियस प्रोसेस बाय एनालाइजिंग द एड्रेस स्पेस। जब आप एड्रेस स्पेस को एनालाइज करते हो ना, तो आपको पता ये भी चल सकता है कि कोई मालवेयर तो रन नहीं हो रहा है एड्रेस मैच करके। Forensic analyst can identify potential malicious process that may be trying to hide their presence, manipulate system resources. तो forensic analyst ये भी ध्यान रखता है कि ऐसा कोई प्रोसेस, जैसा कि मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे और बता दूं, ये जो आइडेंटिफिकेशन होती है एक फ्री की यूटिलिटी है, सिस इंटरनल यूटिलिटी, जो माइक्रोसॉफ्ट की साइड से है। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप सिस इंटरनल सीख जाते हो ना पूरा, तो बहुत ज़्यादा इनफ है। एक इंटरमीडिएट लेवल का फॉरेंसिक सीख गए ये समझ लो, अगर आपने सिस इंटरनल सूट पूरा सीख लिया, बिल्कुल फ्री है, बहुत ही छोटा सूट है, लेकिन इसके काम बहुत बड़े बड़े। नाम छोटा काम बड़े, वो वाली बात है। तो आप जाके देखना सिस इंटरनल्स, सर्च करना माइक्रोसॉफ्ट बाय माइक्रोसॉफ्ट, तो आपको वहाँ पे पूरा टूल सेट मिलेगा, उसके अंदर खूब सारे टूल मिलेंगे। सिसमोन प्रोसेस एक्सप्लोर, एडवांस प्रोसेस एक्सप्लोर का जो फीचर होता है वो मिलेगा आपको वहाँ पे, तो आप चलाओ और देखो वहाँ पे क्या होता है, वो भी हम कवर अप करेंगे लेकिन लास्ट में। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, हम कंटिन्यू करेंगे इसी मैक ओएस को, कुछ पॉइंट्स और रह गए हमारे जिनको हम कंटिन्यू करेंगे हमने नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आ रही है, फॉरेंसिक का कोर्स अच्छा लग रहा है, तो यार प्लीज शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको कोर्स कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।